बूस्टर के रूप में। ये बताया तो नहीं आपने। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन से। हाँ, अगला है एक 8 ध्रुव डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर चालक और प्रति ध्रुव फ्लक्स 20 मिलीवेबर है ना, इसको ध्यान रखना। 20 मिलीवेबर जो 500 आरपीएम पर चल रहा है। यदि आर्मेचर को सिंपलेक्स लेप कुंडली के रूप में जोड़ा जाए तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। अब पूछा क्या, बताओ? ईएमएफ पूछा है। अब ईएमएफ पूछा है तो इसका सूत्र क्या होता है? तो ई बराबर फाई जेड एन बटा 60 और गुणा पी बटा ए। अब पूछा किसके लिए भाई? लेप के लिए पूछा है। अब बताओ इसमें फाई का मान कितना है? अरे यहां देखो ना, 20 मिली है तो 20 गुणा मिली है। मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर माइनस का 3 होता है। सही है। उसके बाद में जेड का मान कितना है? अरे यहां पे देखो, तो गुणा में कितना लिखूंगा? सॉरी 960 ना, 960 गुणा एन का मान कितना है? 500। ये बटे में कितना लिखूंगा? 60 और गुणा पी का मान कितना है? इस पी का मान तो यहां पे देखो कितना है? 8। तो यहां पे लिख दूंगा मैं 8 और नीचे भी। ठीक है। अब इससे गया। उसके बाद में देखो 1 2 और 3, तो 10 की पावर माइनस का 3 गया। 1 0 से ये गया। अब संख्या अपने पास में क्या बची है? ऐसे कर लेता ना एक बार खुले में। तो 2 गुणा 96 और ये हो जाएगा 5। अब बताओ बराबर में क्या आएगा? नीचे कितना बचा है? 6। तो बराबर में कितना लिखूंगा? 960 आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? 960 960 आ रहा है ना? कितना आ जाएगा? 960 नीचे 6 आएगा तो बराबर में 160 क्या आएगा? वोल्ट आएगा, क्योंकि क्या पूछा है? ईएमएफ पूछा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? पोल की संख्या पर, फ्लक्स प्रति पोल, समांतर पथों की संख्या, चालकों की संख्या, या फिर इन सब यानी सभी पर। तो एक सूत्र अपने पास में ई बराबर फाई जेड एन बटा 60 गुणा पी बटा ए, यही है। तो इसमें ई क्या है बताओ? उत्पन्न ईएमएफ, यही है। उसके बाद में देखो ए ऑप्शन देखो, पोल्स की संख्या। दूसरा है फ्लक्स प्रति पोल, समांतर पथों की संख्या और चालकों की संख्या। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सभी होगा, इसका मतलब यही है। अगला क्वेश्चन देखो, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ यानी उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है? तो अपने को एक चीज पता है कि ई बराबर फाई जेड एन बटा 60 गुणा पी बटा ए। ठीक है, और ये किस में आएगा भाई? वोल्ट में आएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा सही होगा बताओ भाई? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटरों में पोल सूज पोल के साथ किस प्रकार बांधे जाते हैं? वेल्डिंग, ब्रेजिंग, रिवेट्स, काउंटर संग, स्क्रूज या सोल्डरिंग। तो अपन ने एक चीज देखा था कि ये मशीन की बॉडी है यानी स्टेटर का भाग। इस स्टेटर पे क्या लगे होते हैं? पोल लगे होते हैं, देखा था हमने। और बीच में क्या होता है? आर्मेचर होता है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई, ये जो पोल होते हैं ना, यहां पे सेंक स्क्रू के द्वारा सेंक
स्क्रू के द्वारा कसा जाता है। अगर सेंक स्क्रू नहीं मिले तो काउंटर स्क्रू। अब बताओ ये चीज बताई थी नहीं बताई मैंने? अब बताओ क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला? अरे नहीं मिला क्या? अरे एक बार नहीं, मैंने कई बार बताया आपको। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? डी हो जाएगा। डी बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे इंगित करता है? तो एक तो होता है अपने पास में अंगूठा, एक होती है अपने पास में तर्जनी, और एक होती है अपने पास में मध्यमा। अब बताओ अंगूठा, फिर तर्जनी, फिर मध्यमा। तो अंगूठा क्या इंगित करता है भाई? अंगूठा क्या इंगित करता है? चालक की गति। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। वेरी गुड। मध्यमा है ईएमएफ की दिशा या करंट की दिशा। सही है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है तो प्रेरित यानी उत्पन्न धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। बताओ भाई कौन सा होगा? जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है तो प्रेरित यानी उत्पन्न धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? देखो यहां पे इसमें और इसमें थोड़ा ये सेम आ गया है ना, तो यहां पे कर लेना आप, बायां कर लेना भाई यहां पे। बायां है ना। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग के दो नियम होते हैं, एक तो होता है दाएं हाथ का, एक तो होता है दाएं हाथ का और एक होता है बाएं हाथ का। दायां हाथ किस में लागू होगा? डीसी जनित्र में। और बायां डीसी डीसी मोटर। सही है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ कैसी होती है? हाँ भाई, हाँ शेर सिंह है। मेरी बात सुनो, एक डीसी जनरेटर है, आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो वो किस प्रकार का होगा, किस नेचर का होगा, यही तो पूछा है। अब एक चीज बताऊं मैं, चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, इसमें सदैव प्रत्यावर्ती धारा प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। अरे बताया नहीं था मैंने कि चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी हो, उत्पन्न सदैव क्या करेगा? एसी ही करेगा। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? किसमें होता है भाई? कंडक्टर में होता है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट। कंडक्टर का मतलब चालक। अगला है भाई, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के सिद्धांत का उपयोग होता है। बताओ भाई।
तो जब डीसी जनरेटर अपन पढ़ रहे थे, डीसी जनरेटर जब अपन पढ़ रहे थे ना, उस टाइम पे मैंने बताया था कि एक तो इसमें ये जो ईएमएफ उत्पन्न होता है ये किस प्रकार का होता है, प्रत्यावर्ती प्रकार का, यानी एसी प्रकार का होता है। उसके बाद में ये जो ईएमएफ उत्पन्न होता है ये गतिक प्रकार का होता है, बताया था मैंने, गतिक प्रकार का होता है। तो बताओ किसमें होगा, ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में, चौक में, थर्मोकपल में, ट्रांजिस्टर में। तो किसमें होगा, जनरेटर में होगा। अगला है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है भाई। शुरुआत में मैंने बताया था आपको भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो पहले तो मैंने ये बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि किसके नियम पर, यह किसके नियम पर आधारित है, तो फेराडे का। कि फेराडे का कौन सा, कि विद्युत चुंबकीय परिरण का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर यह है कि, अब क्या पूछ रहा है इसमें कि एक तो क्या है अपने पास में एसी जनरेटर और एक है डीसी जनरेटर। अब दोनों में क्या पूछ रहा है भाई, ये अंतर पूछ रहा है। तो दोनों में क्या अंतर है भाई, मूलभूत। ए ऑप्शन देखो, एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है। बी ऑप्शन है, डीसी जनरेटर उच्च वोल्टता का जनन करता है। सी ऑप्शन है, एसी जनरेटर उच्च वोल्टता का जनन करता है। डी ऑप्शन है, एसी जनरेटर में सर्पी वलय। अब सर्पी वलय का मतलब क्या होता है, जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक। अब दिक् परिवर्तक का मतलब क्या है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, इसका कार्य क्या होगा, एसी को डीसी में बदलना। किस में बदलेगा, डीसी जनरेटर में। और दूसरा काम क्या होता है इसका, डीसी को एसी में बदलना। किस में बदलेगा, डीसी मोटर में। ठीक है। उसके बाद में देखो सर्पी वलय। सर्पी वलय का मतलब ये होता है, जनरेटर कौन सा है, उसके बाद पूछ रहा सर्पी वलय। लगाइयो दिमाग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्लिप रिंग। तो मैंने आपको बोला था कि डीसी के लिए जहां पूछे स्प्लिट रिंग करना है, एसी के लिए पूछे तो स्लिप रिंग करना है। तो इसको हिंदी में सर्पी वलय। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरित ईएमएफ उत्पादित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। चुंबकीय क्षेत्र की, चालक की, चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच अपेक्षित गति। तो इसमें तीनों की होगी भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, है ना, करेक्ट, डी ऑप्शन। अगला है घूर्णी परिवर्तित्र, इसे परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखो भाई, आपके यहां पे समझ में नहीं आया होगा कि घूर्णी परिवर्तित्र किसे कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है ये बताओ आप। यानी डीसी जनरेटर होता है, ये डीसी जनरेटर अपने पास में, इस डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होता है। दिक् परिवर्तक का मतलब क्या हो गया, कम्यूटेटर हो गया। अब इस कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था आपको कि एसी को डीसी में बदलना। किस में बदलेगा, डीसी जनरेटर में बदलेगा। और दूसरा काम क्या होगा इसका, डीसी को एसी में बदलना। किस में बदलेगा, डीसी मोटर में। तो इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, कहते हैं एसी को डीसी में, और बी ऑप्शन डीसी को एसी में। तो ए और बी दोनों दोनों इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ किसके द्वारा नियंत्रित होता है। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम,
सी ऑप्शन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले नियम या ओम के नियम। अब मैंने बताया था उस टाइम पे आपको कि आपको डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ के लिए पूछे तो फैराडे का कौन सा नियम बताना, आपको पहला नियम बताया था मैंने, आपको लिखवा भी था, देखना उसमें चेक करना कि फैराडे का पहला नियम आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है भाई, किस एक महत्वपूर्ण पहलू पर डीसी और एसी जनरेटर समान है, बताओ भाई। यानी जनरेटर एक तो है एसी और एक है डीसी। क्या पूछ रहा है, महत्वपूर्ण डीसी एसी जनरेटर में समान है, बताओ भाई क्या समान है इसमें, बताओ। दोनों आर्मेचर कंडक्टर यानी चालकों में एसी ईएमएफ उत्पन्न करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। दोनों कम नुकसान पैदा करते हैं, नहीं। दोनों वैकल्पिक बिजली उत्पादन उत्पन्न करते हैं। और डी है, दोनों एक ही दिशा में करंट उत्पन्न करते हैं। तो देखो, चाहे डीसी जनरेटर हो चाहे एसी जनरेटर हो, ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर यानी जो आर्मेचर चालक होते हैं उसमें सदैव एसी उत्पन्न होगा, ठीक है। तो आपके पास में चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, सदैव उत्पन्न क्या करेगा, तो उत्पन्न सदैव क्या करता है भाई, एसी। ये चीज मैंने कई बार बता दिया आपको। अब बना पढ़ाई में से एक भी नहीं आ रहा ना, अरे ऐसा तो पॉइंट नहीं आ रहा ना कि हाँ यार ये चीज तो बताई नहीं आपने, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी डीसी श्रेणी जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहेंगे, क्या कहते हैं इसको, बूस्टर। अरे बूस्टर कहते हैं ना, दिखवाई देता है उपयोग में। किस प्रकार की डीसी मशीनों में अवशिष्ट चुंबकत्व यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता होती है, बताओ भाई। स्व उत्तेजित जनरेटर, डायनामो, पृथक रूप से उत्तेजित जनरेटर या शंट मोटर। स्व उत्तेजित जनरेटर का मतलब हो गया सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। पृथक रूप से उत्तेजित जनरेटर यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो पूछ रहा क्या है, किस प्रकार की डीसी मशीनों में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है, तो किसको होती है भाई, स्व उत्तेजित जनरेटर। अगला है, अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है यदि डीसी जनरेटर के रूप में संयोजित हो, बताओ भाई। अभी जस्ट क्वेश्चन गया है इससे संबंधित, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, बाह्य उत्तेजित जनित्र, श्रेणी जनित्र, शंट जनित्र, अन्यथा उत्तेजित जनित्र। तो अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है, इस बात के लिए कौन सहमत है भाई, जो पृथक उत्तेजित जनित्र है, जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, यह है भाई इसका मतलब है ना, सेपरेटली जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ किस पैरामीटर पर निर्भर करता है, तो बात वही आ गई, E बराबर फाई जेड एन बटा 60 गुणा पी बटा ए, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, डिस्ट धारा जनित्र में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाई इसका, निर्बाध निर्गत प्रदान करने के लिए। बी ऑप्शन है, प्रेरित डिस्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, बुरसों पर स्फिलिंग कम करने के लिए, और डी ऑप्शन है, प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने के लिए। अब देखो भाई पूछा किसके लिए है, डीसी जनरेटर के लिए पूछा है, और
दिक् परिवर्ती की बात कर रहा है, यानी कम्यूटेटर की बात कर रहा है। तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना। अब यहां पे प्रेरित उत्पन्न एसी और डीसी धारा का मतलब क्या हो गया? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। कर दिए थे क्या सही इसको? सिंपल ही है। अरे सिंपल ही है, अगर पढ़ते हैं ना, मेहनत करते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो सब क्वेश्चन आसान है। चीजें कठिन कब होती है? जब चीजें अपने को नहीं आती है। चीजें आसान कब होती है? जब अपने को कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्या दिक्कत है? अगला क्वेश्चन है भाई, डीसी जनरेटर द्वारा जनित ईएमएफ किस पर निर्भर करती है? प्रति ध्रुव फ्लक्स पर, केवल गति पर, फ्लक्स और गति दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? किस पर? इसमें बी नहीं आएगा भाई। देखो, ये अपनी मशीन की बॉडी है, ये इसके ऊपर पोल लगे हुए हैं, बीच में क्या है? ये क्या है? अपना पोल है। पोल के ऊपर क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना या उत्पन्न करना। यही है ना भाई कार्य इसका। तो देखो, ये पोल क्या करेगा? यानी इसके ऊपर क्या है? फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग जो है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगी। इसको कौन काटेगा? आर्मेचर काटेगा। तो फ्लक्स और गति, भाई आर्मेचर गति करेगा जब भी इस उत्पन्न फ्लक्स को क्या करेगा? काटेगा। जब इस फ्लक्स को काटेगा, जब भी ईएमएफ क्या होगा? उत्पन्न होगा। तो किस पर निर्भर करता है भाई ये? फ्लक्स और गति दोनों पर। भाई फ्लक्स होगा जब भी आर्मेचर काटेगा जब ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है भाई, डायनामो एक मशीन है जिसका काम क्या है? इसको छोटा जनित्र भी बोलते हैं, छोटा डीसी जनित्र। तो इसका काम क्या होता है भाई? बिल्कुल गलत। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। हाँ, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, इसको छोटा डीसी जनित्र भी कहते हैं भाई, डायनामो में। चलो, अगला है, एक डिस्क धारा जनित्र कार्य करता है। अब आ गया ना वो क्वेश्चन, आ गया ना, मैंने बताया था आपको कि किसके नियम पर आधारित है? तो फेराडे के नियम। तो फेराडे के सिद्धांत पर काम करता है। मैं जितनी सारी चीजें बताई हूं ना आपको, एक भी मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये कुछ अलग क्वेश्चन आ गया। अरे साथ नहीं है ना कि बिना पढ़ाई हुए में से आ रहा है क्वेश्चन। डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत है लेंज का नियम, सह प्रेरण का नियम, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ओम का नियम। तो डीसी जनरेटर है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? फेराडे के सिद्धांत पर। फेराडे का कौन सा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो कौन सा? सी। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र का मतलब होगा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण क्या है भाई? तो एक तो यह है भारी ओवरलोडिंग, दूसरा है गंभीर शॉर्ट सर्किट, और तीसरा है जनित्र को लंबे समय तक बंद या बेकार अवस्था में रखना। तो उपरोक्त तीनों ही होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है? तो अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना भाई विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकता है, तो वो कौन सा होता है? पृथक उत्तेजित। पृथक उत्तेजित का मतलब क्या होता है? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। डी ऑप्शन सही। अगला है, चार पोल वाले सिंप्लेक्स
लेप वाउंड जनित्र में समांतर पथों की संख्या क्या होगी? अब देखो इसमें एक चीज का पता चले अपने को कि पोल कितने हैं और लेप वाउंड है। तो लेप के लिए मैंने आपको बताया था कि समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। अब इसमें देखो पोलों की संख्या कितनी बता रहा है, ये 4 बता रहा है। तो समांतर पथों की संख्या क्या होगी भाई? 4 ही होगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शब्द को पकड़ा करो भाई, है ना, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी जनित्र में लेप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है? बताओ भाई, किसके लिए करा है? लेप के लिए करा है। अब एक होती है वेव और एक होती है लेप। तो लेप का प्रयोग कहां करते हैं भाई? तो उच्च धारा और निम्न विभव। अब बताओ कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी अधिक करंट उच्च धारा, है ना, धारा है और कम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए निम्न विभव। तो कौन सा ऑप्शन है? अगला भाई, किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है? बताओ भाई, यानी एक चालक है, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? स्थिर चुंबकीय फ्लक्स एवं स्थिर चालक नहीं। पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक। सी है गतिमान चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक। डी है या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह क्या कहलाती है? क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कि डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह क्या कहलाती है? उष्मीय, गतिज, स्थितिज या रासायनिक। ठीक है, तो डीसी जनित्र में जो विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है वो क्या कहलाती है? गतिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर की वेव वाइंडिंग में 8 पोल वाले 4 चालक 600 आरपीएम की गति पर घूमकर 0.5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा? अब पूछा क्या इसमें? ईएमएफ पूछा है। तो ईएमएफ याद करने का सूत्र मैंने आपको बता रखा है कि ई बराबर फाई जेड एन बटा 60 गुणा में पी बटा ए, यही होता है। ठीक, तो ई बराबर, अब बताओ फाई का मान कितना है? कितना है फाई का मान? 0.5 वेबर। तो 0.5 वेबर, अरे यहां देखो ना, ये रहा। ठीक है, उसके बाद में इनटू जेड का मान कितना है? अब बताओ देखे। हाँ, जेड का मान कितना हो जाएगा? 4 गुणा एन का मान कितना है? तो एन का मान हो जाएगा इसमें 600 बटे में 60 गुणा पी का मान कितना है? पी का मतलब है पोलों की संख्या, कितना है? 8। तो यहां कितना लिखूंगा? 8 और बटे में कितना लिखूंगा? पूछा किसके लिए है? वेव के लिए पूछा है। तो वेव में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो P कितना आया? 8। तो A कितना आएगा? 2। तो यहां पे कितना लिखूंगा? 2। अब करो साहब इसको सोल्व। जैसे अपन 0.5 इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे गुणा में 10, सही है ना? तो 0 से 0, 60 से इस 60 को जाने दो। अब संख्या अपने पास में क्या बची है? E बराबर 5 गुणा 4 गुणा 8
और बटे में कितना बचा है भाई 2, यही संख्या बची है अपने पास में। अब करो साहब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 160, नीचे 2, तो बराबर में कितना आया 80 वोल्ट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डीसी सप्लाई वितरण में बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किस जनरेटर को भाई डीसी सप्लाई वितरण में बूस्टर के रूप में करते हैं। तो भाई डीसी सप्लाई वितरण में बूस्टर के रूप में कौन से जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि डीसी सप्लाई के लिए जो वितरण में जो बूस्टर के रूप में जिस जनरेटर को प्रयोग में लिया जाता है वो कौन सा होता है, सीरीज जनरेटर यानी श्रेणी जनरेटर। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का सूत्र है। अब इसमें देखो फाई बराबर दे रखा है प्रति ध्रुव में औसतन चुंबकीय फ्लक्स, और जेड बराबर चालकों की कुल संख्या, एन बराबर आरपीएम में घूर्णन गति, और पी बराबर ध्रुवों की संख्या, ए बराबर समांतर पथों की संख्या। तो ई बराबर फाई जेड एन बटा 60 गुणा पी बटा ए, है ना, और यहां पे वी यानी वोल्ट। भाई इसके लिए करा ये। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है भाई, है ना, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हाँ ए होगा भाई, हाँ ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वाइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कम्यूटेटर कनेक्शन, बी ऑप्शन है कोयल कनेक्शन, सी ऑप्शन है स्लॉट कनेक्शन, और डी ऑप्शन है पॉइंट कनेक्शन। तो कम्यूटेटर सेगमेंट पर जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है उसे कोयल कनेक्शन कहते हैं। हाँ कोयल कनेक्शन, है ना, तो हमारा बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिस्टधारी जनित्र यानी डीसी जनरेटर में क्रम विनयक, क्रम विनयक का मतलब क्या होता है भाई, कम्यूटेटर यानी दिक् परिवर्तक का काम क्या है। अब देखो भाई पूछा किसके लिए है, डीसी जनरेटर में। डीसी जनरेटर के लिए पूछा है, तो डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का काम क्या होता है, तो मैंने कई बार आपको बताया है कि एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना या परिवर्तित करना या फिर कन्वर्ट करना, किसका कार्य होता है भाई, कम्यूटेटर का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा बताओ। सही है भाई, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्टधारी जनित्र में लेप कुंडलन और तरंग कुंडलन यानी लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के संदर्भ में क्या सही है। अब देखो भाई क्वेश्चन देखो, तरंग कुंडलन यानी वेव वाइंडिंग का उपयोग अधिक वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीन के लिए किया जाता है। दूसरा है लेप कुंडलन में समांतर मार्गों की संख्या सदैव 2 होती है, तो यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है वेव वाइंडिंग में समांतर मार्गों की संख्या सदैव
पोलों की संख्या के बराबर होती है, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है लेप कुंडलन का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए होती है। बिल्कुल सही है भाई। जो लेप वाइंडिंग होती है ना, वो उच्च धारा और निम्न विभव के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, डी होगा भाई। अगला क्वेश्चन है सिंपलेक्स। सिंपलेक्स लेप वाउंड जनरेटर के लिए ईएमएफ पाथ किसके द्वारा दिया जाता है? अब इसमें देखो भाई, वेबर में प्रति ध्रुव फ्लक्स, जेड क्या है? आर्मेचर चालकों की संख्या, और एन क्या है? आरपीएम में आर्मेचर घूर्णन। अब बात यही आ गई, यहां पे बताना क्या अपने को सूत्र, तो E बराबर फाई जेड एन बटा 60 गुणा पी बटा ए, यही होता है। तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ठीक है, अब बटे में कितना आएगा भाई? 60 आएगा। ठीक है, तो 60 यहाँ पे आ रहा है क्या? आ रहा है। बी ऑप्शन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सी ऑप्शन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। डी ऑप्शन में आ रहा है कि 120 आ रहा है? नहीं आएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है किसके लिए भाई? लेप, हाँ लेप के लिए पूछ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इसका मतलब यह है फाइव जेड एन बटा 60। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन, एक विलगित उत्तेजित यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में, अब ए ऑप्शन देखो, क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। बी ऑप्शन है बाह्य क्षेत्र वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। सी ऑप्शन है बाह्य आर्मेचर प्रयोग की जाती है। और डी है क्षेत्र वाइंडिंग स्वयं उत्पादित करती है। तो बताइए भाई, जो सेपरेटली जो जनरेटर होता है, वो इनमें से कौन सा सही होगा भाई? तो सेपरेटली जो जनरेटर होता है उसको एक बाह्य डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहां पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सेपरेटली जनरेटर अपन ने देखा था कि ये क्या थी? फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, और यहां से क्या दिए थे अपन ने? विभव प्रदान किए थे। किससे किए थे भाई? बैटरी से। ठीक है, यहां पे आर्मेचर, सही है ना भाई, और यहां पे लोड, और यहां से तो ये हो जाएगा आर ए, ये हो जाएगा आर एल, और यहां से लोड वोल्टेज लिया जाता है। ठीक है, तो जो सेपरेटली जनरेटर होता है उसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। और जो बाह्य डीसी स्रोत हम देंगे वो किसके द्वारा देते हैं भाई? बैटरी के द्वारा देते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब जितना अपन ने पढ़ा था वो सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। अब जितना हमने पढ़ा था वो सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अब कल वाली जो क्लास में हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे भाई शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर का पूरा भाग हम पढ़ेंगे। जैसे ही शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर का भाग पूरा होगा उसके बाद में फिर उसके क्वेश्चन करेंगे भाई। जैसे हमने आज क्वेश्चन सोल्व किया है वैसे सोल्व करेंगे। ठीक है।